जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का भारतवर्ष क्लासेस में। हम लोग कक्षा 10वीं की गणित पाठ्य पुस्तक में पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने प्रश्नावली 3.4 तक के प्रश्नों को कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.5। देखिए, हमने अभी तक किसी भी रेखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल किया था। अब इस प्रश्नावली में हम लोग जानेंगे वज्र गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए, बेसिकली ये होता है कि किसी भी समीकरण को आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हल करना होता है। तो प्रश्न संख्या 1 दे रखा है कि निम्न रेखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। अब देखिए बच्चा, मैंने आप सभी को बताया था कि किसी भी रेखिक समीकरण युग्म के एक हल, अनेक हल या कोई हल नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि हमने देखा था कि किसी भी संख्या का, किसी भी रेखिक समीकरण को यदि हम लोग ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं तो उसके 3 प्रकार की रेखाएं बनती है। पहली 2 रेखाएं एक दूसरे को काटें, ठीक है। दूसरी रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो और तीसरे ये रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो। यही पढ़े थे हमने। इन तीनों ग्राफ को पढ़ा था। अब देखिए, इन ग्राफ का मतलब यदि हम लोग समझना चाहें तो इसका मतलब क्या होता है। रेखाएं एक दूसरे को एक ही स्थान पे काट रही है, यानी इसका कोई एक हल आएगा। एक हल आएगा यदि कोई रेखिक समीकरण युग्म दे रखा हो और उसे हम लोग ग्राफ में प्रदर्शित करें तो उसका रेखा यदि प्रतिच्छेदित करती हो तो उसका एक हल आएगा। यदि रेखाएं समांतर हो, कहीं काटे ही नहीं, तो क्या कि इसका कोई हल आएगा। जब रेखाएं स्पर्श ही नहीं कर रही है तो इसका कोई हल नहीं आएगा, कोई हल नहीं। यदि रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ी हुई हो या फिर संपाती हो तो उसमें क्या होगी, अनेक हल आएंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल आएंगे। यही हमने पढ़ा था। क्योंकि ये रेखा सभी जगह में काट रही है, यहाँ भी काट रही है, यहाँ भी काट रही है, यहाँ सब जगह काट रही है, तो सभी जगह इसके हल आएंगे। तो बोलेंगे हम लोग अपरिमित रूप से अनेक हल आएंगे। अब देखिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं, यह है समांतर रेखा और यह है संपातीय रेखा। इस प्रकार की स्थिति कब उत्पन्न होती थी। इस प्रकार की स्थिति को हमने प्रश्नावली 3.3 में देखा था कि कैसे हम लोग A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की सहायता से प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा या संपाती रेखा जानते थे। तो चलिए इसी का प्रयोग इसमें होगा। जब रेखाएं, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी इसको बोलते हैं समांतर, और जो संपाती होती है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होती है, होती है संपाती। मात्रा पे ध्यान नहीं दीजिए, बस इसे समझिए। तो देखिए, प्रतिच्छेदी में क्या होता था। प्रतिच्छेदी कह रखा होता है कि A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 को। ये होता था प्रतिच्छेदी। इसका एक हल आता था। समांतर का क्या होता था। समांतर का कहने का अर्थ होता था कि A1/A2 बराबर हो B1/B2 को, लेकिन वह B1/B2 बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2 को। यह कह रखा था समांतर रेखा। यानी जब किसी रेखिक समीकरण युग्म का हल यह आता है तो इसका कोई हल नहीं होता है। अनेक हल का स्थिति पे क्या होता है। अनेक हल होता है A1/A2 बराबर हो B1/B2 और बराबर हो C1/C2। जब तीनों बराबर हो तो उसका अनेक हल होता है। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग समीकरण, पहले प्रश्न को उठाते हैं और उस समीकरण को इस विधि के द्वारा देखेंगे कि क्या उसके अनेक हल हैं, अद्वितीय हल हैं या कोई हल नहीं है। तो देखिए, पहला समीकरण दे रखा है बच्चा, x - 3y - 3 बराबर 0, x - 3y - 3 बराबर 0। दूसरा दे रखा है 3x - 9y - 2, 3x - 9y - 2 बराबर 0। यह है समीकरण 1 और यह है हमारा समीकरण 2।
अब देखिए यहाँ से a1 और a2 हम लोग कैसे देखेंगे। a1 का यहाँ मान दे रखा है x के आगे कुछ नहीं तो 1, a2 का मान दे रखा है 3, b1 यहाँ पे कितना है -3 और b2 का मान दे रखा है -9, c1 का मान दे रखा है -3 और c2 का मान दे रखा है -2। यह दे रखा है। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने की बात है कि जब भी आप सभी को प्रश्न में वज्र गुणन विधि दे रखा है तो उसमें शून्य को बराबर करना आवश्यक है। यहाँ पे तो शून्य के बराबर दे रखा है। मान लीजिए ये समीकरण इस प्रकार लिखा रहता है x - 3y बराबर का 3, तो इसको शून्य के बराबर हम लोग करते हैं। कैसे करते हैं, x - 3y यह प्लस का 3 नहीं, इधर आता -3 बराबर का 0, यानी वज्र गुणन विधि में समीकरण को शून्य के बराबर रखना आवश्यक होता है। चलिए इसे मैं मिटा देता हूँ और यहाँ से हम लोग इसे करते हैं। यहाँ से देख लेते हैं कि क्या इसका हल क्या आता है। तो a1 का मान क्या आया, a1 बटे a2 1/3, इसे काट देते तो 3 निकल 3, 3 तिया 9, यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1/3 यहाँ पे आया 1/3 और यहाँ पे आया 1/3 बराबर है 1/3 के, लेकिन 1/3 बराबर नहीं है। इस प्रकार की स्थिति कहाँ उत्पन्न हो रही थी, यहाँ पर था a1 बटे a2 बराबर आया b1 बटे b2 और बराबर नहीं आया c1 बटे c2 को। इस प्रकार की स्थिति हमारी उत्पन्न हो रही थी इसमें, और इसका कोई हल नहीं आया। तो इसका क्या आंसर होगा, कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं है तो क्या इसे हम लोग वज्र गुणन विधि से करेंगे। अब इसमें कंडीशन दे रखा है जिसका एक हल होगा उसी को वज्र गुणनखंड विधि से करना है। तो हमारा आंसर यहीं तक समाप्त होता है। दूसरे प्रश्न में पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है, दूसरे प्रश्न को पढ़िए बच्चा। इसे मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 को लिखने से पहले यहाँ पे जो फॉर्मूला था उसे मैंने मिटा दिया है। आप सभी को फॉर्मूला याद रखना है, यानी कि मैंने लिखा दिया तो बोर्ड देख देख के उसे नोट डाउन कर ले। नहीं बच्चा, फॉर्मूला आप लोग कब याद रखोगे। देखिए बहुत कीजिए, a1 बटे a2 बराबर नहीं हो b1 बटे b2 का तो होगा प्रतिच्छेदी रेखा, यानी एक हल। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तीनों बराबर हो तो होगा समपाती, और दो बराबर हो एक बराबर नहीं हो तो समांतर। बहुत ईजी, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसीलिए मैंने यहाँ से मिटा दिया है, ताकि अब हम लोग बढ़ गए प्रश्नावली 3.5। अभी तक तो ये सभी चीज़ें आप सभी को याद होनी चाहिए। सीधा प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न दे रखा है 2x प्लस y बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। अब देखिए मैंने कहा था कि जब भी यहाँ पर बराबर में कुछ दे रखा हो तो उसे हम लोग को शून्य लिखना है, शून्य के बराबर लाना है। तो इसे हम लोग चेंज करेंगे, 2x प्लस y, ये प्लस का 5 है तो होगा माइनस का 5 बराबर का 0। इस समीकरण को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसे लिखेंगे 3x प्लस 2y प्लस का 8 इधर हो जाएगा माइनस का 8 बराबर का 0। अब यहाँ से हम लोग इस समीकरण को देते हैं मीठा। हमें इस समीकरण से a1, a2, b1, b2, c1 और c2 का मान ज्ञात करना है। तो a1 बटे a2 कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 और 3 यानी 2/3। b1 और b2 कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 और यहाँ पे 2 तो 1/2। c1 c2 कितना हो जाएगा, -5 बटे -8। यह हो गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग माइनस से माइनस हटा सकते हैं। तो यहाँ पे a1 बटे a2 कितना है हमारा, 2/3। इसे सीधा लिखिए 2/3। यहाँ पे आया 1/2, यहाँ पे आया 5/8। देखिए क्या 2/3 1/2 के बराबर है, नहीं। जब शुरू में नहीं आया है तो इसे देखना ही नहीं, अर्थात a1 बटे a2 बराबर नहीं आया b1 बटे b2 के। यह स्थिति किस में आती है, यह स्थिति आती है हमारी, इसका एक हल आता है। तो हम लोग लिखेंगे इस रैखिक समीकरण युग्म के इस रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल है, अद्वितीय
हल है। अब हल है तो इसमें क्या है, अद्वितीय हल है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वज्र गुणन विधि। अब यहाँ से मैं इसे मिटा देता हूँ, हम लोगों को सिर्फ चाहिए इसका मान। तो यहाँ पे आगे लिखेंगे वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला, वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला होता है x बटे b1c2 माइनस b2c1 बराबर y बटे c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1 बटे a1b2 माइनस a2b1। यह होता है वज्र गुणन विधि। अब यह है फॉर्मूला। अब देखिए बच्चा, इसमें से हम लोग को क्या करना है, जो हमने यहाँ माइनस से माइनस काटा था उसे हम लोग को नहीं काटना है। अब क्यों नहीं काटना, उसे हम लोग इस फॉर्मूला में जब हल करेंगे तब हम लोग को पता चलेगा कि यहाँ पे माइनस से माइनस क्यों नहीं काटना है। यदि नहीं भी काटे तो कोई फर्क उसे नहीं हो रहा है, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो यदि नहीं भी काटेंगे तो ऊपर माइनस और नीचे माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोगों को रखना है। अब देखिए b1 का मान कितना है 1 और c2 का मान है -8। -8 को 1 से गुना करेंगे तो -8, बीच में माइनस है तो माइनस। b2 कितना है 2 और a1 है -5, -2 को गुना करेंगे 2 से तो आएगा 5 दूनी 10, यानी माइनस का 10 आया, ठीक है। बट्टे ऊपर में था x तो x लिख देंगे, बराबर y है तो y लिखिए, बट्टा c1 कितना है, c1 हमारा है -5 और a2 है 3, तो -5 को 3 से गुना करेंगे तो आएगा -15 और बीच में है माइनस तो माइनस लगाइए। अब c2a1, तो c2 को a1 से गुना करेंगे तो -8 और 2, तो 8 को 2 से गुना करेंगे 8 दूनी 16, माइनस का 16 आएगा, तो माइनस का 16 लिख दीजिए, बराबर 1 का 1 लिखेंगे, बट्टा a1 कितना है, a1 हमारा है 2 और b2 है 2, तो 2 दूनी 4, माइनस a2 कितना है, a2 3 और b1 है 1, तो 3 एकम 3 यहाँ से आया। यहाँ पे किस प्रकार किया मैंने, फिर से समझिए। यहाँ पे दे रखा है b1 c2, यानी b1 और c2 को गुना करना है। b1 का मान कितना है 1 और c2 का मान है -8, दोनों को गुना करेंगे तो आएगा -8, उसे मैंने यहाँ लिखा है। b2 c1, b2 कितना है 2 और c1 कितना है, c1 हमारा है -5 गुना करेंगे तो कितना आएगा -10, उसे मैंने यहाँ लिखा। इसी प्रकार मैंने यहाँ पे गुना कर करके लिखा है। अब देखिए इसे हम लोग हल करते हैं। मैंने आप लोगों को कहा था कि माइनस से माइनस नहीं काटना है बच्चे। क्यों नहीं काटना है, यदि हम लोग यहाँ से माइनस काट देते तो हमारा उत्तर कुछ और आता, जो कि हमारा आंसर प्रश्न के अकॉर्डिंग नहीं सही होता। क्यों, क्योंकि यदि हम लोग यहाँ से देखिए, यहाँ पे हटा देते -5 से -8, तो -8 यहाँ पे नहीं होता 8 को करते हैं, यहाँ पे होता 8, तो b1 कितना था हमारा 1 को 8 से गुना करते तो यहाँ पे आता 8, तो यहाँ पे दूसरा आंसर आ जाता, ठीक है। तो नहीं काटना है, जब भी प्रश्न आए तो यहाँ पे माइनस से माइनस ऊपर नीचे हो तो नहीं काटना है। जब कहा गया हो कि इसमें वज्र गुणन विधि का प्रयोग हो तब इसे नहीं काटना है। तो देखिए यहाँ पे कितना है -8 का माइनस, पहले यहाँ पे कितना है x, तो x लिखिए, बट्टे -8 का -8 लिखेंगे। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ बाहर माइनस, अंदर माइनस कितना हो गया +10, बराबर y बट्टे -15 का -15, अब यहाँ माइनस फिर से +16 बराबर 1, 4 में से 3 गया तो 1। अब इसे और सरल रूप से बदलिए तो यहाँ पे क्या आएगा x का x, अब देखिए माइनस प्लस क्या होगा -10 में से 8 गया तो बच्चा 2, वो भी प्लस का, बराबर है तो बराबर y, तो y लिखिए, बट्टे माइनस प्लस माइनस, 16 में से 15 गया तो 1, बराबर 1 बट्टे 1। अब देखिए यहाँ पे x बट्टे 2 बराबर आया y बट्टे 1 बराबर आया 1 बट्टे 1, तीनों बराबर है। तो देखिए हम लोग इसे लिख सकते हैं x बट्टे 2 बराबर 1 बट्टे 1,
चूँकि बराबर है, x को 1 से गुना करेंगे तो x और 2 को 1 से गुना करेंगे 2, x का मान आया 2। इसी प्रकार इसे लिखेंगे y/1 बराबर 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y का मान आएगा 1, यानी x का मान आया 2 और y का मान आया 1। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 क्या रखा है? प्रश्न संख्या 3 क्या दे रखा है, पढ़िए उसे ध्यान से। यदि उसका हल अद्वितीय आता है तो उसे हम लोग वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। पहले उसे a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 के रूप में देखना है। तो तीसरा प्रश्न दे रखा है हमारा 3x माइनस 5y बराबर का 20, माइनस 5y बराबर का 20। और दूसरा समीकरण है 6x माइनस 10y बराबर का 40, 6x माइनस 10y बराबर का 40। इसे क्या करना है, इधर हम लोग को शून्य के बराबर लेके आना है। तो क्या करेंगे, 3x माइनस 5y माइनस 20, क्योंकि प्लस का 20 इधर आएगा, माइनस के बीच बराबर शून्य। यहाँ पे होगा 6x माइनस 10y, ये प्लस का 40 इधर आएगा तो माइनस का 40 बराबर शून्य। अब इसे मिटा देते हैं। मैंने आप लोगों को कहा था कि पिछले प्रश्न में माइनस से माइनस नहीं काटना है, ठीक है बच्चा। क्यों नहीं काटना, यदि माइनस से माइनस कट जाएगा तो फिर से प्लस आ जाएगा, लेकिन हम लोग को इधर लेके आए तो यहाँ पे माइनस का आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे a1/a2 कितना आया 3 और 6, यानी 3/6। b1 और b2 कितना आया यहाँ पे -10 और -5 और -10, -5 और -10। c1/c2 कितना है हमारा -20 और -40। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग को देखना है कि क्या इसका अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, या फिर अनेक हल है। उसे देखने के लिए हम लोग को पहले यहाँ से काटना है। यदि वज्र गुणन विधि होगा तो फिर हम लोग इसे नहीं काटेंगे, a1/a2 को उसी प्रकार रहने देंगे। तो यहाँ पे पहले काटते हैं, 5 × 5 5 दूनी 10, 3 × 3 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कट गया, 20 × 20 20 दूनी 40, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तीनों बराबर आया है। तीनों बराबर की स्थिति में हमारा क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तीनों बराबर आया है। तीनों बराबर की स्थिति में क्या होगा, इस समीकरण युग्म के अनेक हल आए, अनेक हल हैं, और अनेक हल हैं तो इसे और हल नहीं करना है, ठीक है। बस यहीं तक देखना है। यदि अद्वितीय हल आता तो इसे हम लोग आगे में हल करते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 में। प्रश्न संख्या 4 क्या दे रखा है, पढ़िएगा। प्रश्न संख्या 4 को हम फिर देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। यह ठीक दे रखा है, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 दे रखा है। दूसरा है 3x माइनस 3y माइनस 15, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर का 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करते हैं, a1/a2 कितना है 1, यहाँ पे 1/3, तो 1/3। b1/b2 है कितना यहाँ से -3/-3, तो -3/-3। c1/c2 कितना यहाँ से -7 और -15। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को देखना है क्या इसका अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, या फिर अनेक हल है। तो उसे देखने के लिए हमें पहले काटना है। यदि इसका हल अद्वितीय आता है तब हम लोग को फिर से इसका मान क्या करना है, बिना काटे हुए लिखना है। तो इसे देखते हैं, कट गया तो 1/1 आया, कट गया 7/15 आ गया। तो यहाँ पे कितना है 1/3, 1/1 और 7/15। यहाँ पे 1/3 यहाँ से लिखा, 1/1 यहाँ से लिखा और 7/15 इसे लिखा। तो यह 1/3 1/1 बराबर तो नहीं है, यानी शुरू में नहीं है, तो इसका क्या हल होगा, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। इस समीकरण के युग्म के अद्वितीय हल है। क्यों अद्वितीय हल है, क्योंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के,
यही है। तो इसका अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब क्या है कि इसका एक हल है। अब एक हल है तो इसमें हम लोग क्या करना है, वो वज्र गुणन विधि लगाना है। वज्र गुणन विधि से लगाने से पहले क्या करना है आप सभी को बताइए कि जो हम लोग माइनस से माइनस काटे हैं और जो 3 से 3 काटे हैं उसे दोबारा लिखिए। यहाँ पे कितना था, -3 और नीचे में भी -3, इसी प्रकार लिखेंगे। इसमें -7 और यहाँ पे -15 ऐसे लिख दिए। अब इसे मिटा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वज्र गुणन विधि। अब समीकरण का नहीं, हम लोगों को इसका आवश्यकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि क्या होता है बताइए, x बटे b1c2 माइनस b2c1 बराबर y बटे c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1 बटे a1b2 माइनस a2b1। अब हम लोग मान यहाँ से रखते जाएंगे। तो x का x लिखिए, ठीक है, बट्टा b1 और c2 को गुना कीजिए। b1 कितना है -3 और c2 कितना है -15। माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 15 दिया 45, तो 45 आया। बीच में माइनस है तो माइनस लगाइए। b2 का मान कितना है -3 और c1 का है -7, माइनस माइनस प्लस हो गया 7 दिया 21, यानी 21 आया। यहाँ से समझ में आया बच्चा, ठीक है। बराबर y का y लिखिए। अब यहाँ पे कितना है c1 का मान यहाँ से देखिए -7 और a2 का मान 3, तो 7 दिया 21, माइनस का 21 तो -21, बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब यहाँ c2a1, तो c2 कितना है, c2 हमारा है -15 और a1 है 1, तो -15 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा -15, तो -15 ऐसे लिख देंगे। बराबर 1 बटे a1 कितना है, a1 हमारा है 1 और b2 हमारा है -3, 1 को -3 से गुना करेंगे तो आएगा -3, फिर माइनस है तो माइनस लगाइए। a2 कितना है 3 और b1 है -3, तो 3 दिया 9, माइनस का 9, यह हमारा आएगा, ठीक है, यह हमारा आया। यहाँ पे एक समझ जाइए, फिर ये सब दोनों समझ में आएगा किस प्रकार आया। देखिए यहाँ पे देख रखा है b1 का मान है -3, तो -3 गुना, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना है c2 का मान हमारा दे रखा है -15। अब इसको गुना करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 15 दिया 45, यहाँ से मैंने लिखा यहाँ 45, 21 कैसे लिखा, b2 कितना दे रखा है -3, तो -3, c1 कितना दे रखा है हमारा -7, तो -7, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 7 दिया 21 को मैंने यहाँ से लिखा है, ठीक है। तो यह समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर इसे आगे हल करते हैं। तो x का x लिखिए, 45 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ पे घटाइए, 45 में से 21 जाएगा तो 24, तो 24 लिखेंगे। बराबर y का y लिखिए बट्टे, अब यहाँ पे देखिए -21 और यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से इसे हटा करके हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे बच्चा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे लिख दीजिए, माइनस और माइनस यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा तो यहाँ से प्लस लिख दीजिए। अब यहाँ है -21 और बस यहाँ पे है प्लस का 15, तो -21 में से क्या करना है 15 को घटाना है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। तो 21 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 6 बचेगा यहाँ पर हमारा। बराबर अब यहाँ पे कितना -3 और प्लस का 9, तो 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, वो भी आएगा प्लस का, तो 1/6 आ गया यहाँ से हमारा। अब देखिए हम लोग को x और y का मान चाहिए, तो एक बार x/24 को 1/6 के बराबर करेंगे, क्योंकि ये तीनों बराबर है। तो यहाँ से हम करते हैं, तो क्या करते हैं, x/24 बराबर 1/6, यहाँ बराबर के इधर 6 है तो बराबर के इधर कट सकता है, तो 6 चौक 24, तो यहाँ पे आया 1, तो x को 1 से गुना करेंगे तो x बराबर 4, यहाँ से आया x का मान 4।
अब y हम लोग चाहिए तो y बट्टे -6 बराबर 1/6 क्या करेंगे। अब यहाँ से 6 से 6 कट गया, 6 एकम 6, यहाँ से कितना आया y बराबर -1। इसे आप लोग एक और तरीके से क्या कर सकते हो, कैसे, यहाँ पर देखिए x/24 ऐसे लिख लीजिए बराबर 1/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x बराबर 24, x बराबर 24/6 काटेंगे तब भी 4 आएगा। इसे मैंने हल्का सा यहाँ पे शॉर्ट किया, तो x का मान आया 4 और y का मान आया -1। यह था प्रश्न संख्या 1 का चौथा प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 1 में 4 ही प्रश्न थे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 क्या क्या रखा पढ़िए। प्रश्न संख्या 2 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 भी बहुत ईजी है बच्चा, उसे भी हम लोग इसी प्रकार हल करते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 को पहले पढ़ लीजिए क्या दे रखा है। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या रखा है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब क्या रखा है कि रेखाएं समपाती होगी, अर्थात a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यह इस रूप में होगी। सब समीकरण युग्म को उठाते हैं। पहला समीकरण दे रखा है 2x + 3y बराबर 7, 2x + 3y बराबर का 7। दूसरा दे रखा है a - b x और +a + b ब्रैकेट बंद, फिर y बराबर 3a + b - 2, 3a + b - 2 यह दे रखा है। एडिटर साहब थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दीजिए, बच्चों को दिखने में दिक्कत हो रही है। ब्राइटनेस कम कीजिए थोड़ा, ठीक है। भले मैं काला दिखूं लेकिन बोर्ड क्लियर होना चाहिए। तो यह दे रखा है, फिर से समझिए, दे रखा है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब रेखाएं समपाती होगी तभी तो अनेक हल होंगे, यही है। अब समीकरण है हमारा 2x + 3y बराबर 7, a - bx + a + by बराबर 3a + b - 2 यह दे रखा है। अब हम लोग को क्या करना है, x के गुणांक को तो हम लोग a1 मानते थे और इधर x के गुणांक को b2 मानते थे। तो a1 हमारा कितना आया, a1 आया हमारा 2 और a2 हमारा कितना आया a - b, इसी को ले लेते हैं a - b। अब b1 कितना आया हमारा 3, b2 हमारा आया a + b, यहाँ से लेंगे y के गुणांक। अब c1 हमारा कितना आया 7 और c2 हमारा आया 3a + b - 2, इसे मैंने लिख लिया। अब देखिए आगे क्या करना है, आगे करना है तीनों को बराबर, चूंकि दे रखा है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो 2/a - b बराबर 3/a + b बराबर 7/3a + b - 2 यह दे रखा है। अब हम लोग तीनों को बराबर कर लिए। अब आगे क्या करना है, दो समी यहाँ पे देखिए, या तो a1/a2 और b1/b2, ये सब दोनों को उठाइए या फिर ये सब दोनों को। तो हम लोग इसे उठाते हैं। इसे उठाने से पहले ये सब दोनों को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को a से गुना करेंगे तो 2a + 2b बराबर 3 को a से गुना करेंगे तो 3a - 3b। इसे हम लोग अभी रहने देते हैं, इसे हम लोग बाद में करेंगे। तो यहाँ से क्या करना है आगे, 2a का 2a लिखिए, जो a है उसको a के साथ लाइए, माइनस का a इधर होगा, प्लस का a तो होगा माइनस का a बराबर -3b बराबर, ये प्लस का 2b इधर होगा माइनस का 2b। मैंने क्या कहा कि a को a के साइड लेके आइए और b के चर को b के साइड लेके आइए, तो इसी तरह मैंने यहाँ पे किया। अब यहाँ से देखिए, अब इसके आगे क्या होगा, यहाँ पे है 2a और 2a में से 3a को घटाना है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया तो -a बराबर, यहाँ पे होगा प्लस माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 -5b, माइनस से माइनस यहाँ कट गया, ठीक है, माइनस से माइनस यहाँ पे कट गया। तो a बराबर 5b, यहाँ पे क्या आया, a बराबर 5
बी। तो यहाँ से आया a बराबर 5b, इसे हम लोग मानते हैं समीकरण 1। क्या मानते हैं बच्चा? समीकरण 1। यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ से हमारा आया a बराबर 5b, इसे माना हमने समीकरण 1। ठीक है, यहाँ से हमने उठाया था। अब देखिए मैं इसे मिटाता हूँ, इसे आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। रहने दीजिए, यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इस समीकरण को उठाया था, अब इसे हम लोग को छोड़ देना है, ये सब दोनों को उठाना है। ये सब दोनों को उठाते हैं। ये सब दोनों को उठाने के लिए क्या करना है? फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसे हम लोग को ऐसे ढक देते हैं। तो 3 को 3 से करेंगे गुना, तो 9 a का a बीच में है, प्लस, तो प्लस लगाएंगे। 3 को b से गुना करेंगे तो होगा 3b, बीच में है माइनस, तो माइनस लगाएंगे। 3 दूनी होगा 6। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए बराबर देंगे, 7 को a से गुना करेंगे तो 7a प्लस 7 को b से गुना करेंगे तो 7b। क्लियर? अब यहाँ देखिए 9a प्लस 3b माइनस 6। अब a वाले को a के साथ ले आएंगे, जो इधर लेके आइए। ये इसका भाई है ना, ये बोल रहा है कि भाई तू इधर आ जा, तो a है यानी तू मेरे तरफ आ जा, तो इसको लेके आएंगे। प्लस का है तो माइनस 7a हो गया। अब b को b वाले के साथ भेजिए, तो यहाँ पे -6 का -6 लिखिए बराबर 7b। अब b को इधर लेके आएंगे तो प्लस का है तो इधर होगा -3 का, माइनस का 3b। अब हल कीजिए, 9 में से 7 गया तो 2a -6 बराबर 7 में से 3 गया तो 4b, यही बचेगा। अब क्या बोल रहा है कि यह बोल रहा है कि भाई तो मेरी तरफ आ जा, चूंकि मेरे साथ भी एक चर पद है और मैं तुम्हारे साथ भी एक चर पद है। तो एक काम करते हैं, जिसके साथ यह अचर संख्या उसको इधर लेके आ जाओ, और यानी 2a बोल रहा है कि भाई 4b तू इधर आ जा, क्योंकि मेरे साथ भी a है और तुम्हारे साथ b, दोनों के साथ चर पद है और इसके साथ कोई चर पद नहीं। तो एक काम करते हैं, इसे इधर भेज देते हैं और तू मेरे साथ आ जा। तो यहाँ के बाद देखिए आके यहाँ पे हमारा आया है 2a -6 बराबर 4b। अब यह बोल रहा है कि 2a कि भाई मेरे साथ एक चर पद है और तुम्हारे साथ भी एक चर पद है, तो एक काम करो तू मेरे साथ आ जा और जो -6 है उसको इधर भेज दें। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a, ये प्लस का 4b है तो माइनस का 4b, और प्लस माइनस का 6 तो इधर आएगा प्लस का 6। यह हमारा आ गया समीकरण 2। समीकरण 2 आ गया। अब क्या कह रखा है कि उसमें हम लोग को a और b का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यह हमें नहीं दे रखा है कि इसे विलोपन विधि से कीजिए, वज्र गुणनखंड विधि से कीजिए या फिर प्रतिस्थापन। तो एक काम करते हैं, इसे हम लोग विलोपन विधि से करते हैं। हम लोग समीकरण लिख लेते हैं। यहाँ पे आया है 2a -4b बराबर का 6, यह आया है। अब देखिए यहाँ से हम लोग करते हैं, इसे मैं मिटा देता हूँ। हम लोग को समीकरण यहाँ से ज्ञात हो गए हैं, विलोपन विधि द्वारा हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए विलोपन विधि में हल करेंगे। उसके पहले देखिए इसमें है 1 पद, 2 पद और 3 पद। यहाँ से a b आया था या फिर 2 भी आया था, 2 भी था वहाँ पे, है ना, क्योंकि 2 भी बोल रहा था कि सॉरी 2a था, 2a बोल रहा था कि भाई 4 भी तो मेरे साथ आ जा। तो यह था, यहाँ पे है 1 पद, 2 पद, 3 पद, 3 पद है और यहाँ पे है 1 पद, 2 पद। तो इससे हम लोग भी 3 पद बढ़ाते हैं, यानी a माइनस, इसको प्लस का भी है तो a माइनस b, a माइनस 5b बराबर का 0। यहाँ आ गया 3 पद। दूसरा दे रखा है 2a -4b बराबर का 6। इसे क्लियर करते हैं। अब देखिए हम लोग लिखते हैं विलोपन विधि द्वारा। क्या लिखेंगे बच्चा उसके आगे? विलोपन विधि द्वारा। विलोपन विधि क्या होता है कि हम लोग या तो x1 a के गुणांक बराबर कर लें या फिर b के गुणांक बराबर कर लें। तो चलिए यहाँ पे हम लोग, यहाँ 2a है, इसको हम लोग 2a बनाते हैं।
यह है हमारा समीकरण 1, यह है हमारा समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करने पर, तो समीकरण 2 हमारा 1 कितना है, 2 समीकरण 1 हमारा है a माइनस 5b बराबर 0। इसे हम लोग करना है 2 से गुना, तो यहाँ से कितना होगा, 2 को a से गुना करेंगे तो 2a माइनस 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10b, 2 बचे 10 और बराबर 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0। यह आया हमारा समीकरण 3। अब हमें क्या करना है, समीकरण 3 तथा समीकरण 2 को घटा देना है। लिखेंगे समीकरण 3 तथा समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 3 हमारा कितना आया है, 2a माइनस 10b बराबर 0 और समीकरण 2 है हमारा 2a माइनस 4b बराबर का 6। घटाने से पहले इसका चिन्ह परिवर्तित करते हैं, तो यहाँ पे प्लस का है माइनस, प्लस माइनस का है प्लस और यहाँ पे प्लस का है तो माइनस, 2a से 2a कट गया। अब यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 10 में से 4 गया तो माइनस का 6 और यहाँ पे आएगा p बराबर, यहाँ पे प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 6, माइनस से माइनस कट गया, 6 से 6 कट गया एक बार में, तो b का मान हमारा आया 1। b का हमारा मान आया 1। अब b का मान समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 2 में रखिए या फिर समीकरण 3 में रखिए, तीनों पे रखने पर हमारा मान 1 आएगा। तो रखते हैं b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा कितना, a माइनस 5b बराबर, समीकरण 1 हमारा है a माइनस 5b बराबर का 0। a का मान क्या रखना है, a का 1 लिखिए, माइनस 5b का मान आया है 1, तो 1 बराबर का 0, तो a बराबर a माइनस 5 बराबर 0, तो a बराबर, ये माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस का 5, तो a का मान हमारा आया 5 और b का मान आया हमारा 1। यह चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 को भी देख लेते हैं फटाफट। चलिए बताइए आप सभी को अभी तक क्लास कैसी लग रही है। क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करते जाइएगा। बच्चा लाइक करने से हम सभी के अंदर मोटिवेशन आता है कि नहीं, बच्चा पसंद कर रहा है चीज़ों को तो उसे के लिए और करना चाहिए। मैं और अच्छे से अच्छा तरीके से आप सभी को करवाऊँगा और अच्छे से समझा सभी को चीज़ों करवाऊँगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, यदि आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है कि k के किन मान के लिए निम्नरेखिक समीकरण के योग का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है मतलब रेखाएं जो इसमें इस समीकरण का ग्राफ भी यदि बनाएं तो रेखाएं समांतर रूप से बनेगी। समांतर रूप में क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है c1 बटे c2 के, यही होता है। तो देखिए अब समीकरण क्या होगा, समीकरण से हमें a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 का मान ज्ञात करना है। सॉरी मान नहीं, ये सब तीनों से हमें k का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण लिखते हैं 3x प्लस y बराबर 0, y बराबर 1, 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y, k माइनस 1 y बराबर 2k प्लस 1 बराबर 2k प्लस का 1। याद रखा है हमें a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 का मान चाहिए। तो देखिए a1 का मान क्या होगा,
x का गुना कितना है 3, तो वही होगा। a2 का मान कितना है, x का गुना कितना है 2k-1, तो 2k-1 होगा। b1 और b2 का क्या मान होगा, यहाँ से देखिए y का गुना कुछ नहीं तो 1, y का गुना k-1 तो k-1। c1 और c2 कितना होगा, c1 का मान होगा 1, c2 का मान 2k+1। अब हमें दे रखा है कि a1/a2 b1/b2 के बराबर होना चाहिए, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसे हम लोग लिख देते हैं 3/2k-1 बराबर 1/k-1 बराबर नहीं है 1, 2k-1 इसके बराबर नहीं। तो इसे हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन सभी से हम लोगों का k का मान आएगा। अब देखिए इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 3 को k से गुना करेंगे तो 3k, -3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 बराबर 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2k, -1 को -1 से गुना करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये बोल रहा है कि भाई तुम्हारे साथ भी k है, मेरे साथ भी k है, तो एक काम कर तू मेरे साइड आ जाए, जो ये -3 इसको इधर भेज दे। तो ठीक है, ये बोल रहा है ठीक है चल मैं आ जाता हूँ, लेकिन आने के लिए मेरे साथ की एक कंडीशन होगी, क्या कि मैं प्लस का हूँ तो इधर जाऊँगा तो माइनस का हो जाऊँगा। ठीक है कोई नहीं तो आ जा। ये बोलता है 3k, ये प्लस का है तो आएगा माइनस का 2k बराबर ये -1 तो -1, ये -3 है तो +3 या हो जाएगा। अब यहाँ से आगे देखिए, यहाँ से लिखेंगे 3k आया हमारा, यहाँ पे ठीक से लिख लीजिए 3k - 2k बराबर -1 + 3, यहाँ से मिटा दीजिए, यह आया है। अब देखिए 3k में 2k जाएगा तो बचेगा k, ठीक है k बचा। अब बराबर 3 प्लस का और 1 माइनस का, प्लस माइनस 3 में से 1 जाएगा तो 2, k का मान आ गया 2। अब इसे आप लोग समीकरण में भी रखकर देख सकते हो, उत्तर बिल्कुल सही है। संख्या 3 दे रखा है कि निम्न रेखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। दोनों विधियों को से करना है। तो देखिए मैंने आप सभी को अभी तक प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि तीनों विधि बताई है। तो इस प्रश्न को एक काम करते हैं, हम लोग होमवर्क दे देते हैं। तो होमवर्क में आप सभी को यह प्रश्न बताना है और बताना है कि इसका आंसर आपने कितने सेकंड में किया। तो होता है कि मैंने किया आंसर को आराम से पहले लिखा, उसे ये किया नहीं, आप लोग टाइमर लगाइए और बताइए कि कितने सेकंड में सभी ने इस प्रश्न को किया और कितने मिनट में किया, कितने घंटे में किया, कितने दिनों में किया, यह सभी बताना है। तो इसका होमवर्क को क्या करना है सभी को, कमेंट में इसका आंसर बताना है। प्रश्न को क्या किस विधि से करना है, पहले तो करना है वज्र गुणन विधि और दूसरा करना है प्रतिस्थापन, और हो सके तो आप सभी इसे विलोपन विधि से भी करके देखिए। प्रश्न मैंने कह रखा है लेकिन मैं आप सभी को बताता हूँ कि इसे विलोपन विधि से भी कीजिएगा। तीनों विधि आप सभी को इस प्रश्न में रिवाइज हो जाएगा। चौथा और लिख लीजिए, ग्राफीय विधि से भी कीजिए। ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि यानी इसे आप लोग को ग्राफ में भी प्रदर्शित करना है कि प्रतिच्छेदी होगी, संपाती होगी या फिर रेखाएं समांतर होगी। ठीक है, तो यह था प्रश्न संख्या 3 तक। अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे प्रश्न संख्या 4। तो बताइए आप सभी को वीडियो कैसी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है बच्चा इन चीज़ों को तैयार करने में, या बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो मेहनत की कदर करना आप सभी को। देखिए आप लोग भी मेहनत करते हो, यदि आप लोगों का परिणाम आपके मेहनत के अनुसार नहीं मिलता है तो आप लोगों को खराब लगता है, उसी प्रकार हम सभी को खराब लगता है यदि ठीक समय से हमें सहयोग ना मिले तो ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपनी पढ़ाई को करते रहिए। धन्यवाद।